जय हिंद विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल MP मोबाइल स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, हम अपने पिछले कालखंड में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित अध्याय 1, 2 तथा 3 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जानकारी पिछले वीडियो में हमने दी। आज के इस कालखंड में हम इकाई 8 यानी अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 10 तक के सभी अध्यायों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं यह 2022 हेतु लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी प्रश्न बैंक पर आधारित प्रश्न है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा आगामी परीक्षा में इनमें से लगभग 80% प्रश्नों के आने की संभावना है। अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इकाई 8 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। वर्ष 2021-22 की वार्षिक परीक्षा हेतु घोषित ब्लूप्रिंट के अनुसार इस इकाई पर कुल 10 अंकों का अधिभार है, जिसमें 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तथा 2 अंक वाले 3 प्रश्न इस इकाई से आएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर पर्याप्त पैसा नहीं होता है उन्हें कहा जाता है? ए आमतौर पर गरीब, बी हमेशा गरीब, सी कभी कभी गरीब तथा डी मंथन गरीब। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी हमेशा गरीब। अगला है, निम्नलिखित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? ए मरुस्थल विकास योजना, बी न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, सी रोजगार कार्यालय तथा डी जवाहर योजना। तो यहाँ पर विकल्प ए मरुस्थल विकास योजना यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, तो हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक पूंजी का उदाहरण है या हैं? ए मशीन, बी कौशल, सी इमारत तथा डी ए और सी दोनों, मशीन और इमारत। तो यहाँ पर हम विकल्प डी का चुनाव करेंगे। ए और सी दोनों, ये दोनों ही भौतिक पूंजी हैं। कौशल मानवीय पूंजी के अंतर्गत आएगा। चौथा, किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व को मान्यता दी? ए 10वां, बी 7वीं, सी 6ठा तथा डी 9वां। तो यहाँ पर हम विकल्प बी 7वीं पंचवर्षीय योजना का चुनाव करेंगे। पांचवा, नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण वित्त व्यवस्था में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में खालिस्तान में की गई थी। विकल्प ए 1981, विकल्प बी 1982, विकल्प सी 1983 तथा डी 1984। तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे बी 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आरआरबी यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान को क्रेडिट प्रदान करना है? ए ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग, बी कमजोर वर्ग, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी कृषि क्षेत्र। तो यहाँ पर सही उत्तर है ए ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग। 7वां, वर्तमान में खालिस्तान सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है? ए मुख्य, बी माध्यमिक, सी तृतीयक, डी इनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मुख्य का अर्थ है प्राथमिक या कृषि क्षेत्र तथा बी माध्यमिक का अर्थ है द्वितीयक या निर्माण क्षेत्र तथा सी तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे, अर्थात प्राथमिक या कृषि क्षेत्र जो है भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता क्षेत्र है। 8वां, भारत में बेरोजगारी का कारण कौन सा है? विकल्प ए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, बी बढ़ती कीमतें, सी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि तथा डी दोषपूर्ण मौद्रिक नीति। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, यानी विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें ऐसे लोग जो काम करने के लिए खालिस्तान और खालिस्तान हैं लेकिन काम नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सक्षम और इच्छुक। दूसरा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खालिस्तान है। तो यहाँ हम लिखेंगे उच्चतर। तीसरा, खालिस्तान किसानों को एक आश्वासन है कि सरकार द्वारा किसानों की उपज खरीदने के लिए न्यूनतम मूल्य तय किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य।
चौथा, कृषि विपणन में सुधार के लिए पहला उपाय खालिस्तान है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाजार का विनियमन। पांचवा, खालिस्तान ऐसे तत्व हैं जो लोगों को बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य। छठवां, समय के साथ मानव पूंजी के भंडार में जोड़ने की प्रक्रिया है, यहाँ हम खालिस्तान में लिखेंगे मानव पूंजी निर्माण। सातवां, गरीबी उन्मूलन के JGSY कार्यक्रम में डूबा था अर्थात विलय हुआ था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे SGRY। JGSY अर्थात जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका विलय हुआ था SGRY में, यानी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में। अगला प्रश्न है, खालिस्तान प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले भोजन और गैर खाद्य पदार्थों को गरीब लोगों के बीच वितरित किया जाता है, तो यहाँ हम रिक्त स्थान में लिखेंगे सार्वजनिक वितरण। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। गरीबी की सापेक्ष अवधारणा देश में असमानता के स्तर का आकलन करने में मदद करती है, तो यह कथन सत्य है। दूसरा, गरीबी उन्मूलन को प्राप्त करने के लिए सरकार ने 2 आयामी दृष्टिकोण अपनाया है, कथन असत्य है। तीसरा, जीवन प्रत्याशा शिक्षा के स्तर का सूचक है, यह भी असत्य है। चौथा, लोग कभी कभी बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन करते हैं, सत्य है। पांचवा, विवाह और उत्सव के अवसर जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए उत्पादक उधार है, तो ये उत्पादक उधार नहीं कहलाएगा जो विवाह और उत्सव आदि के लिए दिया जाता है, असत्य कथन है। छठवां, 1960 से 2009 के बीच देश में दुग्ध उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है, यह कथन असत्य है क्योंकि यह वृद्धि 8 गुना से भी अधिक है। सातवां, माध्यमिक क्षेत्र में निर्माण शामिल है, तो सत्य कथन है। माध्यमिक क्षेत्र या द्वितीयक क्षेत्र निर्माण क्षेत्र को कहते हैं। आठवां, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए किसी उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं स्वरोजगार के रूप में जाने जाते हैं, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, जोड़ियों का मिलान कीजिए। कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में नंबर 1, नियोक्ता द्वारा नियमित आधार पर काम पर नहीं रखा गया कर्मचारी, इसकी जोड़ी हम बनाएंगे दिहाड़ी मजदूर। दिहाड़ी मजदूर जो कि क्रमांक 3 में कॉलम बा पर दिया हुआ है। दूसरा, असामाजिक गतिविधियों में लिप्त, तो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने से समाज में अशांति होती है, यह जोड़ी पहले से ही सही है। तीसरा, हड़सपर मंडी या हाड़ पसार मंडी, ये पुणे में है, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे पुणे से, जो कि कॉलम बा में नंबर 1 पर दिया हुआ है। चौथा, गैर कृषि गतिविधि पशुपालन, ये सही जोड़ी है पहले से ही। पांचवा, निवारक दवा यानी बीमारी होने के पहले ही जो दवा दी जाती है उसे टीका कहते हैं या वैक्सीन कहते हैं, टीकाकरण। जैसा कि अभी कोविड-19 की वैक्सीन 15 से 18 वर्ष तक की आयु के सभी विद्यार्थियों को दी जा रही है, आपने भी शायद ले ली होगी, अगर नहीं ली है तो अवश्य ही ले लें। छठवां, कुशल श्रमिक अधिक आय, जोड़ी पहले से ही सही है। सातवां, उपभोग के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? पूर्ण गरीब, यानी पूर्ण गरीबी, इससे जोड़ी बनाएंगे। आठवां, गरीबी रेखा, यह जोड़ी पहले से ही सही है। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, गरीब शहरों में रहते हैं या शहरों में रहने वाले गरीब, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? शहरी गरीब कहेंगे। दूसरा, यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटी न्यूनतम रोजगार प्रदान करना चाहता है। यह योजना मनरेगा कहलाती है, जो कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या गारंटी अधिनियम का ही संक्षिप्त रूप है, मनरेगा। तीसरा, अत्यधिक कुशल श्रमिकों का विदेश में प्रवास। अत्यधिक कुशल श्रमिक जब विदेश जाते हैं तो इसे प्रतिभा पलायन कहते हैं या ब्रेन ड्रेन कहते हैं। चौथा, किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो इसे आर्थिक विकास कहा जाएगा। पांचवा, ये समूह प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान द्वारा छोटे अनुपात में मितव्ययिता को बढ़ावा देते हैं। यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे स्वयं सहायता समूह। छठवां, इन समाजों के सदस्यों के रूप में सामूहिक बिक्री के माध्यम से किसान खुद को बेहतर सौदागर पाते हैं।
तो सहकारी समिति या सहकारी विपणन समिति, यहाँ पर हम लिखेंगे। 7वां, सभी सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और निजी क्षेत्र के वे प्रतिष्ठान जिनमें 10 या अधिक श्रमिक कार्यरत हैं कहलाते हैं। उत्तर में हम लिखेंगे औपचारिक क्षेत्र या संगठित क्षेत्र। 8वां, यह उस स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें श्रम का एक अतिरिक्त इनपुट कोई अतिरिक्त उत्पादन उत्पन्न नहीं करता है। तो इसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह इकाई 8 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब आगे चलते हैं। इकाई 9 में बुनियादी ढांचा और पर्यावरण। इस इकाई पर जो अंकों का अधिभार है वह है कुल 6 अंकों का। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 आएंगे तथा 3 अंक का एक लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, जल से उत्पन्न शक्ति कहलाती है। विकल्प ए थर्मल पावर, बी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सी परमाणु शक्ति और डी ज्वारीय शक्ति। तो जल से उत्पन्न शक्ति को कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी विकल्प बी सही है। दूसरा प्रश्न है, अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विकल्प ए बुनियादी ढांचा आर्थिक विकास में योगदान देता है, बी इंफ्रास्ट्रक्चर समर्थन सेवाएं प्रदान करता है, सी सभी आधारभूत सुविधाओं का माल के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, डी अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के स्वास्थ्य पर कई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। अवसंरचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प सी है यह कथन सही नहीं है। सभी आधारभूत सुविधाओं का माल के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इस विकल्प का हम चुनाव करेंगे। तीसरा प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। विकल्प ए 5 जून, बी 15 अगस्त, सी 1 जनवरी और डी 5 सितंबर। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो यहाँ पर विकल्प ए सही है। चौथा, सतत विकास खालिस्तान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। विकल्प ए प्रदूषण को नियंत्रित करना, बी जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना, सी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। यहाँ नवीकरणीय नहीं होना चाहिए, गैर नवीकरणीय होना चाहिए। तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को प्रतिबंधित करना। तो ये तीनों ही कथन जो हैं ये सतत विकास के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी ए सभी का हम चुनाव करेंगे। पांचवा प्रश्न है, वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन ढाल पाई जाती है। ए क्षोभमंडल, बी एक्सोस्फीयर, सी समताप मंडल, डी मेसोस्फीयर। तो यहाँ पर सही है सी समताप मंडल। छठवां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB की स्थापना कब की गई थी। विकल्प ए 1964, बी 1974, सी 1984 और डी 1994। तो यहाँ पर सही उत्तर है बी 1974। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए। सातवां, समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन यौगिकों की उत्पत्ति खालिस्तान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC के कारण, जिससे कि ओजोन परत में छिद्र होता है। आठवां, थर्मल पावर प्लांट बड़ी मात्रा में खालिस्तान का उत्सर्जन करते हैं जो एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। अगला, खालिस्तान संसाधन वे हैं जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं। तो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त होने वाले संसाधनों को हम गैर नवीकरणीय संसाधन कहते हैं या अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। 10वां, सौर ऊर्जा को खालिस्तान सेल की सहायता से बिजली में परिवर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फोटोवोल्टिक सेल। 11वां, ग्राम स्तर के अस्पतालों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ग्राम स्तर में जो अस्पताल होते हैं उन्हें PHC या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का संक्षिप्त रूप PHC। 12वां, खालिस्तान ऊर्जा के स्रोत प्रकृति या जंगल में पाए जाते हैं, गैर वाणिज्यिक या गैर व्यावसायिक, जैसे कि लकड़ी, कंडे इत्यादि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गैर वाणिज्यिक या गैर व्यावसायिक ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न है, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। बिजली की मांग की वृद्धि दर हमेशा GDP विकास दर से कम होती है। यह गलत कथन है।
अगला, माध्यमिक क्षेत्र के अस्पतालों में उन्नत स्तर के उपकरण और दवाएं हैं। यह कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है, पिछले 6 दशकों में भारत में ढांचागत विकास एक समान नहीं रहा है। सत्य कथन है। अगला, विश्व के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 20% अकेले भारत में है। सही। सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याय है। यह कथन भी सही है। अगला है, सिंचाई प्रणाली की अनुचित योजना और प्रबंधन भूमि निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक है। यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, जोड़ियों का मिलान कीजिए। कॉलम आ में पहले नंबर पर है भारत में दक्कन का पठार। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक सी में दिए हुए काली मिट्टी में समृद्ध या काली मिट्टी से समृद्ध। दूसरा, भारत गंगा के मैदान। इसकी जोड़ी हम बनाएंगे अंतिम क्रमांक पर सघन खेती और घनी आबादी। गंगा के जो मैदान है यहाँ पर सघन खेती होती है तथा आबादी घनी पाई जाती है। तीसरा, अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन हम किन्हें कहेंगे? जो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे पेड़, मछली तथा पानी, जो क्रमांक ई पर दिया हुआ है। चौथा, गैर नवीकरणीय संसाधन। गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, लौह अयस्क आदि। पांचवा, पर्यावरण संकट का कारण। पर्यावरण संकट का कारण है बढ़ता शहरीकरण। इसकी जोड़ी हम डी में दिए गए शहरीकरण से बनाएंगे। छठवां, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है, तो इसकी जोड़ी हम बनाएंगे क्रमांक ए पर दिए हुए समुद्र के स्तर में वृद्धि। अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो एक वाक्य या एक शब्दों में उत्तर दें। इन प्रश्नों में पहला है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर में हम लिखेंगे वनों की कटाई। अगला, सीपीसीबी यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कितनी औद्योगिक श्रेणियों की पहचान महत्वपूर्ण प्रदूषक के रूप में की गई है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17 प्रकार के उद्योगों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है कोयला। अगला प्रश्न है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार खाना पकाने के लिए जैव ईंधन का उपयोग करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे 90%। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% बुनियादी ढांचे में निवेश करता है? उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, 1953-54 में कौन सा क्षेत्र वाणिज्यिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता था? तो उत्तर है परिवहन क्षेत्र। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यह इकाई 9 पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न हुए। अब आगे चलते हैं इकाई 10 पर। इकाई 10, भारत और उसके पड़ोसी देशों का तुलनात्मक अध्ययन। इस इकाई पर अधिभार है 5 अंकों का, जिसमें 2 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आएंगे तथा 3 अंक का एक लघुत्तरीय प्रश्न आएगा। सही विकल्प वाले प्रश्नों में पहला है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। विकल्प ए विस्तृत औद्योगिकरण पर, बी नई कृषि नीति, सी निजीकरण पर तथा डी आर्थिक सुधारों पर। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान यह चीन देश में औद्योगिक विकास के लिए लाई गई थी, इसलिए यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे, विस्तृत औद्योगिकरण पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश ने शिशु नीति अपनाई है? शिशु नीति अर्थात एक संतान नीति किस देश ने अपनाई है? विकल्प ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी चीन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्य करता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी माध्यमिक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में सबसे अधिक कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है, इसलिए विकल्प ए का चुनाव करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है? ए 68.8, बी 76.4, सी 66.6 तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हम विकल्प ए का चुनाव करेंगे 68.8। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान खालिस्तान क्षेत्र का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र 53%। बी चीन के सकल घरेलू उत्पाद में खालिस्तान क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवा क्षेत्र, जिसका 48% योगदान है तथा उद्योग यानी निर्माण क्षेत्र का 43% योगदान है। अगला प्रश्न है,
चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान खालिस्तान में शुरू हुआ? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सन 1958। विद्यार्थियों, एक चीज़ का और आप ध्यान रखें कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, यहाँ पर 1998 छपा हुआ है, लेकिन सही है 1958। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार विश्व में भारत का HDI नंबर है 130 क्रमांक पर, तथा जो HDI मूल्य है वह है 0.640। अगला प्रश्न, सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। ए, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, असत्य है। बी, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, सत्य कथन है। सी, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, यह भी सत्य कथन है। अगला, HDI के मुख्य घटक 3 हैं। HDI यानी मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के जो मुख्य घटक हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय, यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम आ और कॉलम बा में कुछ कथन दिए हुए हैं। ए, चीन में आर्थिक सुधार सन 1978 में प्रारंभ हुए, यह जोड़ी सही है। ये सभी जोड़ियां पहले से सही बनी हुई हैं। दूसरा, पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1988 में हुई। तीसरा, भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत 1991 में हुई। चौथा, चीन गणराज्य की स्थापना सन 1949 में हुई। तो ये चारों ही जोड़ियां पहले से ही सही हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, HDI का पूर्ण रूप लिखें। तो HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ब, विश्व स्तर पर एक सबसे गरीब देश का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, सबसे गरीब देश बुरुंडी है, इसके बाद कांगो तथा नाइजीरिया का नंबर है। लेकिन 2021 के जो आंकड़े आए हैं, 2021 में हैती को सबसे गरीब देश माना गया है। तो आप बुरुंडी भी लिख सकते हैं और हैती भी लिख सकते हैं। प्रश्न बैंक में जो उत्तर माला है उसमें नाइजीरिया दिया हुआ है। आप अपने विषय शिक्षक से भी यह क्लियर कर लें। अगला प्रश्न है, किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित की गई थी? तो उत्तर है चीन। अगला प्रश्न है, GDP का पूर्ण रूप लिखिए। GDP अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश में अगर हम लिखते हैं तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखेंगे, हिंदी में हम सकल घरेलू उत्पाद भी लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र की जो हमारी दूसरी पाठ्यपुस्तक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस पाठ्यपुस्तक पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह श्रृंखला जो हम आपके लिए लेकर आए, आपकी आगामी वार्षिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रश्न बैंक में जो प्रश्न दिए गए हैं वे हैं। तो इनकी अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि आपको आगामी वार्षिक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। देश भर में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और इसके मद्देनज़र मध्य प्रदेश में भी कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। तो आप अपना ध्यान रखिए, और 15 से 18 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों ने अगर अभी तक वैक्सीन नहीं ली है तो अवश्य ही वैक्सीन ले लें। आप स्वयं भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का भी प्रयोग करते रहें। साथ ही एक आग्रह पुनः हम आपसे करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। विद्यार्थियों, MP मोबाइल स्कूल चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र से संबंधित और भी विषय वस्तु पर आधारित वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के और कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करें। आपको उसमें विभिन्न विषय वस्तु यानी विशेष रूप से सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था, इस पर अनेक वीडियो मिल जाएंगे। तो इनका भी आप अच्छी तरह अध्ययन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह प्रश्न बैंक पर आधारित 2 तथा 3 अंकों के प्रश्नों के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।